Hello students of 8th class. Today we will read lesson number 3 of your Hindi. Okay? And your lesson number 3 is here, which name is नमक का दारोगा। जो ये आपकी कहानी है ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है, जो कि एक आदर्शवादी कथाकार थे। और इन्होंने इस कहानी में क्या बताया है, भ्रष्टाचार की समस्या को केंद्र बनाया है और दिखाया है कि आरंभ में यानी कि शुरुआत में बुराई जो हो चाहे कितनी भी प्रभावी हो, लेकिन अंत में जो जीत है वो सच्चाई की होती है। ठीक है। तो पहले जो नमक था उसका व्यापार किया जाता था, लेकिन बाद में फिर एक नया विभाग बना दिया गया सरकार द्वारा। और उसके विभाग बनने के बाद जो ईश्वर के द्वारा दी गई ये वस्तु थी नमक, उसका व्यापार जो है वो निषेध हो गया, यानी कि अब उसका व्यापार नहीं कर सकते थे। तो लोग उसको व्यापार को चोरी छिपे करने लग गए, अपने छल प्रपंच रचने लग गए, व्यापार करने के लिए रिश्वत देना शुरू कर दिया, किसी ने चालाकी शुरू कर दी। और ऐसा करने से जो अधिकारी थे उनके पोह भारा होने लगे, यानी कि उनको और ज़्यादा मुनाफा होने लग गया। तो किसी भी पटवारी का जो सम्मानित पद छोड़कर वो नमक विभाग में नौकरी लेने के लिए बहुत ललचाते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ जब नमक विभाग में उनको नौकरी मिलेगी तो उनका जो मुनाफा है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि जो नमक के व्यापारी हैं वो उनसे सौदा करेंगे। अब बंशीधर नाम के एक व्यक्ति थे जो रोजगार की खोज में निकले थे। उनके जो पिता थे वो एक अनुभवी पुरुष थे। उन्होंने अपने बेटे को समझाया कि घर की जो दुर्दशा है वो देखते हुए चलना, क्योंकि हम लोग ऋण ऋण के बोझ तले दबे हुए हैं और लड़कियां जो वो भी विवाह के योग्य हो गई हैं। तो नौकरी के ओहदे की तरफ ध्यान मत देना, ऐसा काम ढूंढना जिसमें ऊपर की आय ज़्यादा हो, क्योंकि जो मासिक वेतन है यानी कि जो मंथली जो इनकम मिलेगी वो पूर्णमासी का चांद होगा। ठीक है, यानी कि वो बाद में घटती चली जाएगी। और जो ऊपरी आय होगी वो स्रोत होगा हमारा, सदैव प्यास बुझाएगी, वो ऐसी नदी होगी। ठीक है। तो इसी उपदेश को पिताजी के आशीर्वाद समझ के जो वंशीधर थे वो एक आज्ञाकारी पुत्र थे और नौकरी की तलाश में चल दिए। अब अच्छे सकून से वो अपने घर से निकले थे, तो उनको नए विभाग नमक विभाग में दारोगा का पद मिल गया। अच्छा वेतन था वहाँ पे, ऊपरी आय का भी ठिकाना अच्छा था। जो वृद्ध मुंशी जी थे उन्होंने ये सुना तो वो बहुत खुश हुए। तो एक दिन क्या हुआ, जाड़े के दिन थे, रात का समय था। जो नमक के सिपाही और चौकीदार थे वो सभी निद्रा में व्यस्त मस्त थे, यानी कि सो चुके थे। जो मुंशी वंशीधर को वहां आए हुए 6 महीने भी नहीं हुए थे, उन्होंने अपने कार्यकुशलता और व्यवहार से सारे अफसरों को मोहित कर दिया था, यानी कि उनका दिल जीत लिया था। जो नमक का दफ्तर था उसके 1 मील पूर्व की तरफ जमुना नदी बहती थी, जिस पर एक पुल बना हुआ था नाव का। तो दारोगा जी अपनी उस रात नींद में थोड़ा मतलब हल्की हल्की नींद आ रखी थी उनको, तो उन्होंने सुना कि नदी के प्रवाह की बजाय उन्होंने गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनी और मल्लाहों का कोलाहल सुना। उनकी आंख खुल गई और वो उठ बैठे। तो इतनी उन्होंने सोचा कि भाई इतनी रात गाड़ियां नदी के पार क्यों जाएंगी, उनको कुछ ठीक नहीं लगा। तो वो नदी पे पहुंचे। थोड़ी देर तक तो सन्नाटा रहा, उन्होंने वहां जाकर देखा तो गाड़ियों की लंबी कतार थी। तो उन्होंने डांट कर पूछा कि किसकी गाड़ियां हैं ये। तो थोड़ी देर की शांति के बाद आदमियों में कानाफूसी होने लगी और एक ने बताया कि ये पंडित अलोपीदीन की गाड़ियां हैं। ये सुनकर जो मुंशीधर थे वो चौंक उठे। क्यों? क्योंकि जो पंडित अलोपीदीन थे वो एक प्रतिष्ठित जमींदार थे वहां के। उनका लाखों रुपयों का लेन देन चलता था। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा आदमी भी उनका ऋणी था। जो अंग्रेज अफसर थे वो उनके इलाके में शिकार खेलने जाते थे। ठीक है। तो फिर मुंशी ने पूछा कि भाई गाड़ियां जा कहाँ रही हैं, तो उनको आंसर मिला कि कानपुर जाएंगी। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, तो ये इसका आंसर कोई भी नहीं दे पाया, सन्नाटा छा गया वहां पर। उन्होंने फिर संदेह किया दारोगा जी ने, उन्होंने फिर से डांट के पूछा कि क्या है इनमें, तो किसी ने फिर आंसर नहीं किया। तो उन्होंने खुद चेक किया तो पता चला कि वहां पे नमक का व्यापार हो रहा था। अब उन्होंने घोड़े खुद से टटोला तो नमक था वहां पे। जो एक पंडित अलोपीदीन जो थे वो एक सजीले रथ पर सवार थे और अनिद्रा में थे, वो निद्रा में थे वो। अचानक जो कई गाड़ीवान ने घबराए हुए जाकर उनको जगाया और कहा कि दारोगा जी ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुला रहे हैं। लेकिन जो पंडित अलोपीदीन थी उनको लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था, यानी कि उनका मानना यही था कि जो रिश्वत है उससे कोई भी आसानी से मान सकता है। तो उनको चिंता नहीं हुई, वो आराम से बोले कि हाँ चलो ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो वो नदी पर पहुंचे।
तो पंडित जी ने नदी पर पहुंच के कहा कि भाई दारोगा जी, हमसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो गाड़ियां रोक दी गई है आपने। जो वंशीधर ने थोड़ा रुखाई से बोला कि सरकारी हुक्म के कारण मैंने आपकी गाड़ियां रोकी हैं। आलोपीदीन ने फिर हंसकर कहा कि हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते, न हम किसी सरकार को जानते हैं। हमारे लिए तो आप ही सरकार है और आपका ही हुक्म हमारा सर आंखों पर रहेगा। तो हम आपसे बाहर होके कहाँ जा सकते हैं, मैं तो आपके पास आने ही वाला था। हाँ, उन्होंने उनको कहा कि भाई इधर से जाए और घाट के देवता को बेट न चढ़ाएं, ऐसा थोड़ी ना हो सकता। यानी कि नमक का व्यापार करे और आपको याद ना करे, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन इन बातों का वंशीधर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वो उस टाइम पे उनके मन में सिर्फ ईमानदारी घूम रही थी। उन्होंने कड़क का जवाब दिया कि नमक हरामों में नहीं हूं जो कोड़ियों पर अपने ईमान को बेचते फिरे। ठीक है। तो ये बात सुनकर पंडित लोपीनाथ को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। उन्होंने वंशीधर को मतलब पूरे तरीके से मनाने की कोशिश की, पैसे की घूस देनी चाहिए, लेकिन वंशीधर नहीं माने। लास्ट में आलोपी दीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, वह पैरों के नीचे खिसकता हुआ मालूम हुआ। यानी कि वो इस बात को लेकर चल रहे थे कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन वंशीधर पर ये सब कुछ नहीं चला। उन्होंने बहुत गिड़गिड़ाए वो लेकिन वंशीधर नहीं माने। फिर वंशीधर के गर्म होकर कहा, मतलब जो आलोपी दीन थे उन्होंने कहा कि भाई साहब को है ना 1,000 रुपए के नोट दिए जाएं। लेकिन वंशीधर ने कहा कि 1,000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं डिगा सकते। अब धर्म की इस बुद्धिहीनता, दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर धन बहुत झुंझुलाए। यानी कि धन के मतलब पंडित आलोपीनाथ जो थे वो बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे थे। वो 1,000 से 5,000 पे आ गए, 5 से 10 पे आ गए, 10 से 15 पे आ गए, 15 से 20 पे, और 1,000 तक की नौबत आ चुकी थी। लेकिन जो वंशीधर थे वो अपनी ईमानदारी पर अडिग रहे। ठीक है, वो अविचलित नहीं हुए, विचलित नहीं हुए। अब आलोपीदीन निराश हो चुके थे, क्योंकि उनका कोई भी पैंतरा काम नहीं कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, इससे आगे मेरा साहस नहीं है और इससे आगे आप जो करना चाहें वो आपका अधिकार है। तो वंशीधर ने बदलू को बुलाया, जो कि एक सिपाही था, और कहा कि भाई इनको ना हिरासत में लिया जाए। अब जो आलोपीदीन थे वो थोड़े से घबरा गए। ठीक है, तो उन्होंने फिर से कहा कि ठीक है, मैं ना 25,000 पर निपटारा करने के लिए तैयार हूँ। तो वंशीधर ने मना कर दिया। आलोपीन थोड़े से और बड़े 30,000 पर आ गए, फिर भी मना कर दिया वंशीधर ने। उसके बाद वो 40,000 पर आ गए। अब वंशीधर ने कहा 40,000 नहीं, 40,00,000 पर भी असंभव है। बदलू सिंह, तुम इस आदमी को हिरासत में ले लो, अब मैं कोई एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। ठीक है। तो ऐसा बोल करके जो पंडित आलोपीदीन थे वो हिरासत में ले लिए गए। अब दूसरे दिन जो पंडित आलोपीदीन थे वो अभ्युक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानि और शोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले। तो सारे शहर में हलचल मच गई, क्योंकि वो एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। तो शहर के आदमियों को इस बात का आश्चर्य नहीं था कि आलोपीदीन ने ये कार्य क्यों किया। उनको आश्चर्य इस बात का था कि वो कानून के पंजे में आए कैसे। ठीक है। तो अदालत में बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के लिए वकीलों की एक सेना आ गई। अब न्याय के मैदान में यानी कि अदालत में धर्म और धन के बीच युद्ध ठन गया। अब वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उसके पास क्या था, सिर्फ सत्य के सिवा और कोई बल नहीं था, न कोई स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र था। गवाह थे, लेकिन वो भी डावाडोल, क्योंकि अगर उनको पैसे खिला दिए जाएंगे तो वो भी झूठ बोलेंगे। ठीक है, तो वो गवाह भी नहीं थे फिर उनके बाद। उसके बाद मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया, और रिजल्ट क्या निकला, पंडित आलोपीनाथ को के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक निकले। और वे एक बड़े भारी व्यापारी थे, वे थोड़े लाभ के लिए ऐसा काम नहीं करेंगे। यद्यपि नमक के जो दारोगा थे मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं, लेकिन वह बड़े खेद की बात है कि उसकी विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम में सजग और सचेत रहता है, मगर नमक हलाली के ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया, और भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। मतलब जो पंडित आलोपीदीन थे उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया, और मुंशीधर को थोड़ा सा समझाया गया कि वो आगे से ऐसा ना करे। अब वकीलों ने यह फैसला सुना तो सब उछल पड़े, पंडित आलोपीदीन भी मुस्कुराए। ठीक है। जब वंशीधर बाहर निकले तो होना ही था, उनके ऊपर व्यंग्य बाण निकले कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, ये है वो है। तो उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ कि वो सच्चाई के रास्ते पे चले और उनको क्या मिला। ठीक है।
अब वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था तो मूल्य तो चुकाना ही था। अब बड़ी कठिनाई से 1 सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा, मतलब उनको उनके पद से हटा दिया गया। ठीक है। अब जो बूढ़े मुंशी थे यानी कि उनके पिता थे, वो तो पहले से ही कुड़बुड़ा रहे थे, क्योंकि उन्होंने समझाया था ये बात पहले ही। ठीक है। तो चलते चलते लड़के को समझाया था कि लेकिन इसने एक ने सुनी, अपनी मनमानी करता रहा। ईमानदार बनने चले थे, पढ़ना लिखना सब अकार्थ गया, मतलब पढ़ लिख के क्या बने, मिली तो वही ना, हट गए पद से। किसने कहा था ईमानदार बनने के लिए? ये सारी बातें उनके पिताजी कह रहे थे। अब जैसे ही वो घर पहुंचे, बूढ़े पिताजी ने मुअत्तली का समाचार सुना और उन्होंने अपना सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। वृद्धा माता को भी दुख हुआ कि ये क्या हो गया। तीर्थ यात्रा की उनकी जो कामना थी वो मिट्टी में मिल गई। अब इसी प्रकार से 1 सप्ताह बीत गया था। संध्या का समय था, तो एक दिन बूढ़े मुंशी जो थे वो बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर एक सजा हुआ रथ आकर रुका और कई नौकर कंधों पर लाठियां रखे साथ में थे। अब बूढ़े मुंशी जी की आगवानी को दौड़े, यानी कि कौन आए थे वहां पे? पंडित अलोपीदीन आए थे। ठीक है। और वो क्या करने आए थे? वो जो पंडित अलोपीदीन थे वो सभी के लिए बहुत बड़े आदमी थे। ठीक है। तो उनको देखकर जो मुंशी जी थे उन्होंने उनकी आओ भगत करी, यानी कि उनकी लल्लो पच्चो करने लगे उनके आगे पीछे कि मैं क्या करूं आपके लिए, ये वो, आप यहाँ बैठिए, आप मेरे चरण मेरे द्वार पर आए हैं। ठीक है। आप तो हमारे लिए पूज्य देवता, ये सब उनको कहने लग गए। ठीक है। कि आपको मैं कौन सा मुंह दिखाऊं, मेरे बेटा तो कपूत है, उन्होंने ऐसा किया। ठीक है। इससे तो अच्छा है मैं निसंतान ही रह जाता, ऐसी संतान मुझे मिलती ही ना। ठीक है। लेकिन अलोपीदीन ने कहा कि नहीं भाई, ऐसा मत कहिए, क्योंकि जो अलोपीदीन थे वो अब क्या हुआ था, अलोपीदीन जो थे वो वंशीधर की ईमानदारी से बहुत ही प्रसन्न हुए थे। और वो उनके घर पे उस दिन क्या करने आए थे? अपनी उनकी जो बहुत बड़ी जायदाद थी, प्रॉपर्टी थी, वो उनको उसका मैनेजर बनाने के लिए आए थे। उन्होंने मुंशीधर को एक कागज दिया और कहा कि इस पे हस्ताक्षर कर दीजिए। तो उस कागज में क्या थे? मैनेजर की जॉब का उनको वो मिला था कि भाई आप मेरे सारी जो प्रॉपर्टी थी उसके मैनेजर की जॉब का काम कीजिए। तो ये सब सुनकर जो वंशीधर थे उनकी आंखों में पानी आ गया कि भाई मैंने तो ये किया था। तो फिर मतलब ये जो सारा सब कुछ हुआ, वो उन्होंने अपने, क्योंकि उनको पता था कि वंशीधर जो थे वो बहुत ईमानदार व्यक्ति थे, और एक ईमानदार व्यक्ति के हाथ में अपनी प्रॉपर्टी थंभाना, मतलब ये हुआ कि उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो बिल्कुल सेफ हाथ में थी। ठीक है। तो यही बात सोचकर उन्होंने ये सारी चीजें कहा और कहा कि भाई तुम अब से मेरी प्रॉपर्टी को संभालोगे। तो जो अलोपीदीन ने कलम निकाली और वंशीधर के हाथ में रखकर देते हुए बोले, मुझे विद्वता की चाहनी, मतलब इसमें कहा, जब उन्होंने वंशीधर ने ऐसा सुना कि भाई वो प्रॉपर्टी का मैनेजर बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि ना तो मैं इस लायक हूँ, ना मुझे इतनी विद्या आती है। ठीक है। तो इसका आंसर देते हुए कहा कि ना तो अलोपीदीन ने कहा, ना तो मुझे किसी विद्या की जरूरत है, ना किसी अनुभव की, और ना कि कार्य कुशलता की। इन गुणों का परिचय मैं खूब देख चुका हूँ, यानी कि वो उनके काम से बहुत प्रसन्न थे। ठीक है। और ये कहकर उन्होंने उनको कलम थमाया और बोले कि इस पे हस्ताक्षर कर दीजिए। तो वंशीधर की आंखें डबडबा आई और हृदय से संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से उन्होंने देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। और इस बात से जो अलोपीदीन थे वो बहुत प्रफुल्लित, यानी कि खुश हुए और उन्हें गले लगा लिया। तो लास्ट में जीत किसकी हुई? सच्चाई की हुई ना। हालांकि स्टार्टिंग में सच्चाई के कारण, ईमानदारी के कारण वंशीधर को बहुत कुछ सहना पड़ा, लेकिन लास्ट में उनकी ईमानदारी और सच्चाई के कारण ही उनको इतनी अच्छी जॉब मिल गई, इतना सम्मान मिला उन्हें, है ना। तो हमें हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए। ओके। आगे आपकी क्या है? शब्दार्थ और कुछ मुहावरे हैं जिन्हें आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और साथ में लर्न भी करेंगे। ओके। नाउ सी, हियर इज योर एक्सरसाइज वर्क एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसके फर्स्ट में आएगा 2, सेकेंड आंसर इज 3, थर्ड इज 1 एंड फोर्थ इज 2, राइट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर्स हैं। देर आर 4 आंसर्स, 1 2 3 4। फाइन। अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखेंगे।
एंड सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि शॉर्ट टाइप आंसर्स हैं यहाँ पे। टोटल आपके 4 क्वेश्चंस हैं एंड नाउ हेयर यू कैन सी 3 आंसर्स। फर्स्टली 3 आंसर्स हैं यहाँ पे 1 2 3 ओके। एंड नेक्स्ट इज आपका जो लघु उत्तरीय का 4th आंसर रह गया था वो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसने किससे कहा। ठीक है, 5 क्वेश्चंस के आंसर है इसमें। एंड नाउ यू कैन सी अर्थबोध का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें आपके 4 क्वेश्चंस के आंसर हैं। एंड द नेक्स्ट इज भाषा और व्याकरण बोध स्टार्ट होता है जिसमें फर्स्ट आंसर में आपको समास विग्रह और समास का नाम लिखना है। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज संख्या शब्दों से विशेषण शब्द बनाने हैं। एंड नाउ हेयर इज मुहावरों के अर्थ और वाक्यों में प्रयोग करना है। 5 मुहावरे और उनके वाक्य प्रयोग यहाँ पर हैं। ठीक है। एंड ऑल द एक्सरसाइज वर्क यू हैव टू डू इन योर नोटबुक एंड ऑल्सो लर्न इट। ओके क्लास।